सर्कुलेशन को सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? सर्कुलेशन वर्ड का मीनिंग अगर हमारी बॉडी सच में एक हाई एफिशिएंसी मशीन है, तो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है? improper eating habits. The newer or modern risk factors would also include stress. दोज पीपल जिनका काम पूरा दिन ऑफिस में बैठे-बैठे है या फिर घर पे भी पूरा दिन बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करोगे? Keep moving. सेकंड इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरा दिन खड़े रहते हैं। स्टैंडिंग के साथ कई बार हम लोगों को रेकमेंड करते हैं क्योंकि कुछ ऑफिसेज में बैठना मना है, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि दे कैन हैव अ स्मॉल स्टूल और जस्ट अ स्मॉल ब्रेक. For youngsters like me, who are focusing on their diet, are fairly active, who are not confined to sitting or doing desk job, उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? Avoid what is called as being sedentary active. That was eye-opening. डॉक्टर सुमित, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे अबाउट सर्कुलेशन इश्यूज, आर्टरी ब्लॉकेजेस, वेरिकोज वेन्स। तो हम जैसे नॉर्मल लोग ऐसा क्या करें जिससे सर्कुलेशन नॉर्मली चलता रहे? सो आज के इस वीडियो में वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट व्हाट हैबिट्स नॉर्मल पीपल कैन डू, जिनको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट वो क्या हैबिट्स रखे जिससे दे कैन स्टे हेल्दी, देयर सर्कुलेशन कैन रिमेन बेटर. अच्छा, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सर्कुलेशन को सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? सर्कुलेशन वर्ड का मीनिंग ही है लाइक अ सर्कल और अ लूप. सो हार्ट सर्कुलेशन का सेंटर पॉइंट है जहाँ से सारा ब्लड बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में जाता है, एंड वो वेन्स के द्वारा रिटर्न होके भी वापस हार्ट में आता है. सो इट कंप्लीट्स अ फुल सर्कल. इसीलिए ये पूरे सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. इट्स ऑल अ सर्कल. एंड टोटल पूरे दिन में आपका हार्ट 70,000 लीटर्स ब्लड पंप करता है. अमेजिंग। सो टोटल बॉडी में ब्लड कितना होता है? एवरेज ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर्स इज द एवरेज ब्लड वॉल्यूम. एंड अब ब्लड डोनेट करते होंगे तो आपको मालूम है कि वो दे कलेक्ट 300 ml विच इज लेस देन 7% ऑफ ब्लड वॉल्यूम. सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. सो ओवरऑल हमारे बॉडी में देर इज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड वॉल्यूम, एंड 70,000 लीटर्स पूरे दिन में फ्लो होता है. सो योर होल ब्लड वॉल्यूम सर्कुलेट्स थ्रू योर बॉडी 1500 टाइम्स इन अ डे. वाओ! तो अगर हमारी बॉडी सच में एक हाई एफिशिएंसी मशीन है, तो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है? बहुत सारे रीजंस है फॉर डेवलपिंग सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स, एंड पहले ये कहा जाता था कि सर्कुलेशन प्रॉब्लम सिर्फ ओल्ड एज में होते हैं, विच इज आफ्टर द एज ऑफ 60. बट ऑफ लेट हम देख रहे हैं, एंड मीडिया में भी आप सब सुन रहे होंगे, दैट सो मेनी यंग पीपल उनके 20s में, 30s में, 40s में स्टार्ट डेवलपिंग हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, डीवीटी, लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस. ये सारे यंगर एज में आने लगे हैं. एंड द अर्लियर रिस्क फैक्टर्स जो थे आज से 20 साल पहले, दे वर मेनली डायबिटिस, ब्लड प्रेशर, old age, cholesterol, and a positive family history. And sixth would be tobacco or smoking. So these were the common, I would say, gold standard risk factors for circulation problems. अब नए जमाने में प्रॉब्लम ये तो है ही, और नए भी ऐड हो गए हैं. And the newer or modern risk factors would also include stress, which is a number one factor nowadays for most people who develop problems. Improper eating habits, processed foods इतना कॉमन मिलने लगा है, that also has become a risk factor for developing blockages. The third important thing is the rise of diabetes and insulin resistance. That is another cause जिसकी वजह से younger age में circulation problems आते हैं. To add to that, lack of proper sleep. एंड लास्टली फिजिकल इनएक्टिविटी, क्योंकि बहुत लोग वैसे बिजी होते हैं बट खुद के बॉडी के लिए टाइम नहीं निकालते. सो दीज आर ऑल द मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स जो शायद यंगर एज में बहुत कॉमन है, एंड दीज कैन गिव राइज टू सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स इन पीपल इवन इफ यू आर अंडर 40. So you mean to say as young people we have to start being more careful and cautious? Definitely, because the care that you take today will help you in your later years, and there's no better time to get started than today. Okay. So to understand this better,
Let us break this down into 3 real life examples. परफेक्ट। फर्स्ट विल टेक दोज पीपल जिनका काम पूरा दिन ऑफिस में बैठे बैठे है या फिर घर पे भी पूरा दिन बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करोगे? कीप मूविंग। सी सिटिंग इज द न्यू एज स्मोकिंग। एंड जिनको पूरे दिन बैठे रहने की आदत है, और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, दे से दैट हमारी कोई ख़राब आदतें है ही नहीं, हम स्मोकिंग नहीं करते, अल्कोहल नहीं करते, हमें डायबिटीज़ नहीं है, हम और कोई चीज़ खराब आदत वाली नहीं करते, बट सॉरी टू से बट सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड इज ऑल्सो अ बैड हैबिट, सो दैट नीड्स टू बी ब्रोकन। एवरी 30 to 40 minutes ब्रेक ले, एंड समवन कैन वॉक अराउंड, स्टैंड। थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज भी है जो जिनको पूरे दिन सिटिंग की आदत है, वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन exercises which you can do while sitting, maybe घर पे है, ऑफिस में है, so start doing those seated exercise also, and yes, incorporating a good healthy routine in their diet, क्योंकि बैठे बैठे वजन भी बढ़ने वाला है, भूख तो लगती ही है, so incorporating a proper diet and some form of exercise when you're not sitting, so these things will definitely help for those who have to be sitting for longer period of time. सेकेंड इज द ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरा दिन खड़े रहते हैं। टीचर्स हो गए, वॉचमैन हो गए, इवन डॉक्टर्स फॉर दैट केस। उन लोगों को आप क्या एडवाइस करोगे? उनके लिए भी एडवाइस सिमिलर रहेगी, कीप मूविंग। एनी कंटिन्यूअस वन पोजीशन, चाहे वो बैठे रहने की हो या कंटिन्यूअस खड़े रहने की, इज बैड फॉर योर बॉडी। सो योर बॉडी वॉज डिजाइन टू मूव, सो एवरी 30 to 40 minutes थोड़ा मूव करे, बेटर रहेगा। आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों के प्रोफेशन में पूरे दिन बिजी रहते हैं, हाउसवाइफ्स को भी ले ले, दे स्टे सो बिजी स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग, उनके लिए भी ये आदत अच्छी रहेगी। 45 मिनट्स काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, चाहे फोन देख लो बीच में, इज फाइन, बट डू टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन। उसके अलावा स्टैंडिंग के साथ कई बार हम लोगों को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि कुछ ऑफिसेज में बैठना मना है, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि दे कैन हैव अ स्मॉल स्टूल और जस्ट अ स्मॉल ब्रिक या कुछ एलिवेशन, जिससे एक पैर के ऊपर वजन कम कर सकते हैं। दे कैन पुट दैट फुट ऑन द स्टैंड और चेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, फिर दूसरे पैर के साथ करें, सो उससे आपके पैर में जो स्ट्रेस आ रहा था बॉडी वेट का, वो कम हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली स्टैंडिंग के साथ साथ आप बाकी डाइट एंड लाइफस्टाइल मेजर्स के ऊपर भी ध्यान रखना ही चाहिए। ओके, सो नाउ कमिंग टू द थर्ड ग्रुप, for youngsters like me who are focusing on their diet, are fairly active, who are not confined to sitting or doing desk job, उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप में सारी अच्छी आदतें हैं, बट देयर विल बी अ फ्यू एडिशनल healthy habits which you can build upon. The first is कि avoid what is called as being sedentary active. कुछ लोग मैंने देखा है कि मॉर्निंग में दे आर वेरी रेगुलर इन देयर एक्सरसाइज, दे डू एक्सरसाइज और डू सम स्पोर्ट्स फॉर 1 full hour, बट बाकी पूरे दिन में दे आर सेडेंटरी, सो दैट इज वन हैबिट विच कैन बी चेंज्ड। द सेकंड इज प्रोसेस्ड फूड्स, क्योंकि काफ़ी यंग लोगों में हमने देखा है कि दे गो आउट, ईट आउट, कैफ़े में जाएंगे, भले ही हेल्दी सैंडविच या सैलड लेंगे, बट साथ में कोई मिल्क शेक ले लिया या कोई सोडा ले ली, दैट ऑल डन ऑन अ रेगुलर बेसिस कैन बी हार्मफुल। एंड अबाउट प्रोसेस्ड फूड्स, बहुत लोगों में मैंने देखा है दे टेंड टू स्किप देयर मील्स, कि बिस्किट खा लिए या कोई कोई पैकेट फूड खा लिया, even the so-called healthy protein bars. So most processed foods are also going to be harmful. So that is another thing which can be worked upon. Thirdly is about proper sleep, क्योंकि काफ़ी यंग लोगों का माइंड एक्टिव होता है रात को ही, दे फील दे आर मोर क्रिएटिव एट नाइट, दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल स्लीप रूटीन जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है। सो मेंटेनिंग अ हेल्दी स्लीप रूटीन ऑल्सो कैन बी वेरी बेनिफिशियल। एंड लास्टली स्ट्रेस, स्ट्रेस हर एक को होता है, यंगर लोगों को भी होगा, फॉर वॉट एवर रीजन्स, बट try to de-stress yourself by different means. It may be some hobbies, some art, some playing, and try to get some de-stress mechanisms into your routine. So ये चीज़ें अगर young लोग, खास करके those who are otherwise active and fit,
ये सारी गुड हैबिट्स डेवलप करेंगे, आई एम श्योर उनको आगे जाके प्रॉब्लम्स कम आएँगी। Okay. I had this question when you mentioned sedentary active. What do you mean by sedentary active? Because if you're doing, uh, this is what I consider, that if I'm doing 1 hour of exercise, then my whole day's job is done. So now I can do anything that I want. मतलब अगर मैं पूरा दिन बैठना चाहती हूँ तो मैं बैठती हूँ. So that's not true. That is not correct. सो सिमिलर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ कि आप पूरे दिन का खाना एक बार में खाएँगे और बाकी के पूरे दिन में नहीं खाएँगे, इज़ दैट्स व्हाट योर बॉडी वुड वांट? नहीं। Why do we have meals at 2 or 3 or 4 times in a day? Because your body can digest certain things at certain time. Similarly for activity and exercise, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज डे में कर दी बट रेस्ट ऑफ द डे यू आर सिडेंट्री, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और मसल्स बिकम स्टिफ, योर सर्कुलेशन स्टार्ट्स बिकमिंग स्लो। इसीलिए स्टिकिंग टू ओनली वन थिंग फॉर ओनली वन पीरियड ऑफ द डे इज नॉट राइट। पूरे दिन में थोड़ा एक्टिविटी ज़रूरी है। इट मे नॉट बी सो एग्जॉस्टिव कि आप थक जाए। इट कैन बी जस्ट सिंपल वॉकिंग अराउंड एंड जस्ट अ फ्यू स्ट्रेचिंग, दैट इज ऑल। That was eye opening. और एक आई ओपनिंग बात है एक्सरसाइज के बारे में, मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे हैं। व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज वुड यू रिकमेंड? आई थिंक देर आर मेनी गुड टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। इम्पॉर्टेंट ये है कि वन शुड चूज द एक्सरसाइज दैट दे एंजॉय, क्योंकि अगर आप जो चीज़ पसंद करते हैं देन यू आर मोर लाइकली टू बी कंसिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंसी के साथ वैरायटी भी ज़रूरी है। सो अ मिक्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी अगर रखते हैं, दैट विल बी मोस्ट हेल्पफुल। ओके, सो यू मेंशन कार्डियो। पीपल से दैट कार्डियो इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। इज दैट ट्रू? सो वर्ड कार्डियो आया ही वहीं से है। कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू द हार्ट, एंड इट लिटरली मीन्स कि कोई एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है एंड आपके हार्ट को एक लिमिटेड अमाउंट लोड देता है, जिससे आपका हार्ट ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। सो कार्डियो एक्सरसाइजेज वुड बी दोज जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है। सो दे आर द कार्डियो एक्सरसाइजेज, बट दे मे नॉट बी ऑलवेज गुड फॉर वेट लॉस और फैट लॉस। इट्स गुड फॉर द हार्ट। ओके। These cardio exercises may include walking, running, cycling, swimming, and dancing. बाय डांसिंग एक्सरसाइजेस डू यू मीन एरोबिक्स एक्सरसाइज? So aerobics का मीनिंग, लिटरल मीनिंग है एनी एक्सरसाइज जिसमें ऑक्सीजन डिमांड होता है एंड ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है। सो यस, डांसिंग इज वन ऑफ द एरोबिक एक्सरसाइजेस, बट देर आर अदर एक्सरसाइजेस जिसमें आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगा। सो दे ऑल कैन बी कॉल्ड एज एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो वैसे तो सारी एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ती है, तो एरोबिक समझ में आता है। आर देयर एनी काइंड ऑफ एनएरोबिक एक्सरसाइजेस? सी, एनएरोबिक एक्सरसाइज तो नहीं है बट एनएरोबिक कंडीशन में एक्सरसाइजेज होती है, एंड दैट यूजुअली हैपेंस व्हेन आप बहुत ही फास्ट स्प्रिंट करें, जैसे 100 मीटर्स की बहुत ही फास्ट रेस की, उसमें बॉडी के जो फास्ट ट्विच मसल्स है, सो दे आर यूज्ड मोर। दूसरा एग्जांपल है लिफ्टिंग वेट्स। इसमें सडन वेट लिफ्ट अगर आप करते हैं, सो ये आपके मसल्स जो है दे रिक्वायर लॉट ऑफ ऑक्सीजन जो बॉडी सप्लाई नहीं कर पाती है, एंड दैट इज व्हाई वो बहुत लंबे टाइम नहीं कर सकते। दे हैव टू बी डन फॉर शॉर्टर पीरियड्स। सो इन कंडीशंस में कहते हैं दैट द मसल्स विल हैव सम अमाउंट ऑफ एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीजन नहीं है तो भी ये मसल थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल एनर्जी पुश कर सकते हैं। सो ऐसी कंडीशंस में व्हेन मसल्स वर्क too hard within a shorter time, then there is lot of lactic acid collecting in your muscles. Oh yes, that's why I see there are some people putting videos of painful muscle massage, जो वो लोग बोलते हैं कि it's used for drainage of lactic acid. So that's true. और दैट्स अ मिथ, क्योंकि बॉडी का अगर सर्कुलेशन अच्छा है देन द लैक्टिक एसिड जो मसल्स में कलेक्ट हुआ है, आवर सर्कुलेशन कैन ब्रिंग दैट बैक।
इसलिए उसके लिए पेनफुल मसाज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को मसल पेन होता है व्हिच डेवलप्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ वर्कआउट एंड दैट इज़ कॉल्ड एज़ डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस एंड इसका मेजर रीज़न इज़ द इन्फ्लेमेशन एंड माइक्रो टेयर्स इन द मसल फाइबर्स एंड पेनफुल मसाज से ये कंडीशन एग्रावेट भी हो सकती है। सो पेनफुल मसाज इज़ द रॉन्ग थिंग टू डू। ओह! दैट वाज़ ऑल्सो आई ओपनिंग। वी डिडन्ट नो दैट। अभी तक तो हमें इतना ही पता था कि मसाज से सर्कुलेशन बढ़ता है और मसल्स को राहत मिलती है। सो यस, मसाज इज़ हेल्पफुल। आई सेड पेनफुल मसाज नहीं करना चाहिए। सो अच्छा। इफ जेंटल then massage is helpful to relax the muscles and boost the circulation locally. But painful होना ज़रूरी नहीं है। So I'm really amazed to know that there are so many myths and practices that people are still following worldwide. And I'm very glad that you are bringing in new experts who will be throwing light and busting that myths for us. Definitely. So stay tuned for our new podcasts coming soon. Thank you so much, Dr. Sumit, for bringing in scientific information in such simple manner. I'm very sure a lot of people are benefiting out of it. Definitely.